सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज बहुत समय के बाद हम फिर से हमारे सीरीज के ऊपर आ गए। तो सॉरी गाइज सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत समय बाद सीरीज हमने स्टार्ट की है और लगभग 1 महीना हो गया कि मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला। तो उसके लिए सबसे पहले सॉरी। तो गाइज आज हम जो हमारे पैथोलॉजी की सीरीज है उसमें हमने जो कुछ भी कंप्लीट किया था, मतलब हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, हाइपरट्रॉपी, एट्रोपी, ये सारे हमने कंप्लीट कर दिए। तो उसके आगे वाला जो पार्ट है दैट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ द सेल इंजुरी, वो आज हम देखने वाले हैं। तो गाइज अभी तक आपने वो वीडियो सारी देखी नहीं है तो प्लीज़ वो जाके देखिए, और उस वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप चेक कर लेना। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस सेल इंजरी का मीनिंग क्या है। पैथोजेनेसिस का मतलब क्या है कि ऐसे कौन से पैथोलॉजिकल कंडीशंस है जिसकी वजह से सेल इंजरी हो रही है। तो इस पॉइंट के अंदर कुछ 2-3 पॉइंट्स है वो हम देखने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द फैक्टर्स पर्टेनिंग टू इटियोलॉजिकल एजेंट्स एंड होस्ट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फैक्टर्स पर्टेनिंग etiological agents and host। तो etiological agents and host की जो फैक्टर्स है उनकी वजह से क्या होते हैं, पैथोजेनेसिस होती है सेल इंजरी की। तो गाइस हमें पता है कि सेल इंजरी किसके वजह से होती है, क्योंकि जब सेल या फिर हम बोल सकते हैं होस्ट सेल पे जब इटियोलॉजिकल एजेंट्स एक्ट होते हैं तो उसके वजह से क्या आते हैं, सेल में चेंजेस आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेल इंजरी बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है, तो फैक्टर्स पर्टनिंग इटियोलॉजिकल एजेंट एंड होस्ट, ये टू टाइप्स पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट क्या है, द टाइप ड्यूरेशन, द ड्यूरेशन टाइप ड्यूरेशन एंड सिवियरिटी ऑफ द इंजूरियस एजेंट की सिवियरिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है सेल इंजरी की पैथोजेनेसिस। एंड द सेकंड क्या है, द टाइप स्टेटस and adaptability of the target cell, इन दो पॉइंट्स में क्या डिपेंड करती है, सेल इंजरी की पैथोजेनेसिस, इटियोलॉजिकल एजेंट एंड द होस्ट। ओके, अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, तो सेकंड पॉइंट है कि जनरल अंडरलाइंग मैकेनिज्म, जनरल अंडरलाइंग मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म क्या है वो हम डिटेल में देखते हैं कि जनरल अंडरलाइन मैकेनिज्म बेसिकली है क्या। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल के बाद में सबसे पहले क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली डैमेज होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो मेटाबॉलिक एंड ट्रांस मेटाबॉलिक एक्सचेंज में डिस्टर्बेंस आता है, डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिक एंड ट्रांस मेटाबॉलिक एक्सचेंज। मेटाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, और ट्रांस मेटाबॉलिक मतलब जो जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसके एक्सचेंज में डिस्टर्बेंस आता है, किसके वजह से, सेल मेम्ब्रेन डैमेज की वजह से। ये तो हो गया फर्स्ट। देन सेकंड आता है, सेकंड मेन ऑर्गेनेल कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, डैमेज होता है, किसके अंडर, जनरल अंडरलाइन मैकेनिज्म के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाने के बाद क्या होता है, उसके वजह से क्या होता है, तो उसके वजह से होता है कि एटीपी की डिप्लेशन,
मतलब एटीपी कम बनता है। ओके, तो ये 2 पॉइंट हो गए। देन इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, द रिलीज ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन डिराइव फ्री रेडिकल्स। थर्ड पॉइंट क्या है, द रिलीज ऑफ, किसका रिलीज होता है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स का क्या होता है, रिलीज होता है, किसके अंडर होता है, जनरल अंडरलाइन मैकेनिज्म के अंडर। देन द फोर्थ पॉइंट क्या है, द फोर्थ पॉइंट वाज द रिडक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, रिडक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड न्यूक्लियर डैमेज, न्यूक्लियर डैमेज। तो ये सारे पॉइंट्स किसके अंडर आते हैं, जनरल अंडरलाइन मैकेनिज्म के अंडर आते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप। देन गाइस द थर्ड पॉइंट क्या है, द कॉमन फॉर्म ऑफ द सेल इंजरी इन ह्यूमन बीइंग, वो कौन से है, द कॉमन फॉर्म ऑफ सेल इंजरी, सेल इंजरी, वो कौन से 2 फॉर्म से जिस जो कॉमन फॉर्म है सेल इंजरी की। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, इस्चेमिया, आपने सुना होगा इस्चेमिया, एंड सेकंड वाज हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया। तो इस्चेमिया का मीनिंग क्या है, ब्लड सप्लाई में क्या होता है, इंटरप्शन होता है, इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन होता है। एंड हाइपोक्सिया मतलब क्या, द इम्पेयर्ड ऑक्सीजन सप्लाई, इम्पेयर्ड ऑक्सीजन सप्लाई। तो आई होप गाइज आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे कि कॉमन फॉर्म ऑफ सेल इंजरी क्या है, द इस्चेमिया एंड हाइपोक्सिया, ये कॉमन फॉर्म है सेल इंजरी के, ये हम आगे बाद डिटेल में देखने वाले हैं। एंड द पैथोजेनेसिस ऑफ द सेल इंजरी, ये 3 पॉइंट्स के अंडर कवर हो जाती है। तो गाइज आगे हम देखते हैं कि पैथोजेनेसिस ऑफ द इस्चेमिया एंड हाइपोक्सिक सेल इंजरी के बारे में आगे हम देखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो गाइज द पैथोजेनेसिस ऑफ द इस्चेमिक एंड हाइपोक्सिक सेल इंजरी हम 2 पॉइंट्स के अंडर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड द सेकंड है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो उसमें रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में हम फर्स्ट देखने वाले हैं। तो रिवर्सिबल का मीनिंग क्या है गाइस, अगर कोई भी सेल में सेल इंजरी हो जाती है तो उसके चांसेस होते हैं कि वो सेल फिर से ठीक हो जाए। और इरिवर्सिबल में क्या होता है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में अगर एक बार सेल की इंजरी हो जाती है तो उसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि, लगभग ना के बराबर चांसेस होते हैं कि सेल बाद में ठीक हो जाए। सेल की डेथ यहाँ पे पक्की होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। तो हम फर्स्ट देखने वाले हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो गाइस रिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखने वाले हैं कि सेल के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला चेंज क्या आता है, द डिक्रीज जनरेशन ऑफ द सेलुलर एटीपी, सेलुलर एटीपी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। किसके वजह से हो जाता है, बिकॉज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। देन द सेकंड चेंज क्या आता है सेल के अंदर, द इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस, इंट्रासेल्युलर लैक्टिक एसिडोसिस। ये किसके वजह से होता है, ये होता है न्यूक्लियर क्लम्पिंग की वजह से, न्यूक्लियर क्लम्पिंग, न्यूक्लियर क्लम्पिंग की वजह से। देन द थर्ड चेंज कौन सा आता है, द डैमेज ऑफ द प्लाज्मा पंप, डैमेज ऑफ प्लाज्मा पंप, प्लाज्मा पंप, प्लाज्मा पंप डैमेज होता है तो क्या होता है, तो हाइड्रोपिक स्वेलिंग होती है, हाइड्रोपिक स्वेलिंग हो जाती है।
बेसिकली द पंप, प्लाज्मा का पंप जब डैमेज होता है तो उसकी वजह से, फ्लूइड की वजह से क्या होती है, सेल के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। देन फोर्थ चेंज कौन सा आता है सेल के अंदर, रिड्यूस्ड प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द डिस्पर्स्ड राइबोसोम्स, डिस्पर्स्ड राइबोसोम्स। तो आई होप गाइज आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे कि रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर क्या क्या होता है, रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो आगे हम देखते हैं कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सेल के अंदर मेन 3 चेंजेस आते हैं। वो क्या है कि पिक्नोसिस, कैरियोक्सिस एंड कैरियोलाइसिस। हम एक एक देखते हैं। तो सबसे पहले क्या चेंजेस आता है कि पिक्नोसिस, PYKNOSIS, पिक्नोसिस, ये सबसे पहले चेंजेस है। देन सेकंड चेंज कौन सा आता है, कैरियोरेक्सिस, KARYORHEXIS, कैरियोरेक्सिस। एंड थर्ड चेंजेस कौन सा आता है कि कैरियोलाइसिस, कैरियोलाइसिस। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, तो पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस एंड कैरियोलाइसिस। इसका मीनिंग क्या है, तो कैरियोस का मीनिंग क्या है, कैरियो का मीनिंग न्यूक्लियस। ओके, तो गाइस द पिक्नोसिस का मीनिंग क्या है, द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर्स, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमेटिन फाइबर्स। देन कैरियोरेक्सिस का मीनिंग क्या है, द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस, फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। एंड कैरियोलाइसिस का मतलब क्या है, द डिसोल्यूशन ऑफ द सेल न्यूक्लियस, डिसोल्यूशन ऑफ द न्यूक्लियस। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या मेन पॉइंट 3 है, सेल के अंदर चेंजेस आते हैं, द पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस एंड कैरियोलाइसिस। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो गाइज आपको यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि इरिवर्सिबल इंजरी में क्या होता है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, सेल का क्या होता है, डेथ होता है, सेल डेथ हो जाती है सेल की इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। तो गाइज अब तक हमने क्या देखा कि हाइपोक्सिक और इस्चेमिक सेल इंजरी में दो टाइप्स के अंडर हम कवर करते हैं कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंडर। तो उसमें क्या आता है, सेल में क्या चेंजेस आते हैं, सेल में टोटल 4 टाइप्स के चेंजेस आते हैं सेल में। तो फर्स्ट क्या है, तो प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है। देन सेकंड क्या है, एटीपी सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्वेलिंग हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्वेलिंग हो जाती है। देन फोर्थ पॉइंट क्या है, लैक्टिक एसिडोसिस। ये जो 4 पॉइंट्स है वो किसके अंदर हो जाते हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी के कारण, रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो यही चारों पॉइंट्स इन इरिवर्सिबल इंजरी। तो इरिवर्सिबल इंजरी में यही सारे पॉइंट क्या होते हैं, लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो उसके वजह से क्या होती है, सेल डेथ हो जाती है। तो आई होप आपको ये बेसिक क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में और आगे कुछ पॉइंट्स है वो हम फटाफट से देख लेते हैं। तो क्या क्या है, तो कैल्शियम इनफ्लक्स, कैल्शियम इनफ्लक्स वो किसकी वजह से होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज की वजह से। देन अगला कौन सा है, द एक्टिवेटेड फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स
वो किसकी वजह से होता है? तो मेम्ब्रेन डैमेज की वजह से। देन थर्ड क्या है? द एक्टिवेटेड इंट्रासेलुलर प्रोटीएज, एक्टिवेटेड इंट्रासेल्यूलर प्रोटीएज, तो ये किसकी वजह से होता है? द साइटोस्केलेटन डैमेज की वजह से हो जाता है। देन अगला पॉइंट क्या है? द एक्टिवेटेड एंडोन्यूक्लियस, एक्टिवेटेड एंडोन्यूक्लियस, एक्टिवेटेड एंडोन्यूक्लियस, वो किसकी वजह से हो जाता है? तो न्यूक्लियर डैमेज की वजह से हो जाता है। और न्यूक्लियर डैमेज किसकी वजह से हो जाता है? वो 3 प्रोसेसेस के, कौन से प्रोसेस? पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस एंड कैरियोलाइसिस, ये 3 प्रोसेसेस की वजह से न्यूक्लियर डैमेज हो जाता है। देन अगला पॉइंट क्या है? द नॉर्मल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, नॉर्मल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, नॉर्मल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इस किसके वजह से हो जाता है? लाइसोसोमल डैमेज की वजह से, लाइसोसोमल डैमेज की वजह से, लाइसोसोमल डैमेज, और उसे हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, उसे हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। और ये जो सारी कंडीशंस है ये हमने बताई, कवर कर दी। जो आगे पॉइंट्स है वो सारी कंडीशंस किस में होती है? इरिवर्सिबल सेल इंजरी में, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में दिखाई देती है। और उसके वजह से क्या होता है? सेल की डेथ हो जाती है, सेल की डेथ हो जाती है। तो आई होप गाइज आपको जो पैथोजेनेसिस है सेल इंजरी की एंड बोथ द हाइपोक्सिक एंड इस्चेमिक सेल इंजरी, वो सारी समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।